स्वागत है आपका डायलॉगस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार दौरे पर जब गए वो तो उन्होंने जंगल राज की याद दिलाई, किस तरह से लालू प्रसाद यादव का जंगल राज, और साथ ही उन्होंने गोलू अपहरण कांड की याद दिलाई जो 2001 में हुआ था। लेकिन उसी दिन, यानी कि जब वो याद दिला रहे थे, उसी दिन एक मोकामा में, जो कि छोटी सरकार, जहां से अनंत सिंह जेडीयू के प्रत्याशी हैं, और साथ ही वहां से आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं वो भी बाहुबली हैं, जो कि पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं। उस इलाके में एक हत्या हुई। जो दुलारचंद यादव हैं, जो इस समय जो जन स्वराज के प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में वो प्रचार कर रहे थे। और उस प्रचार यात्रा के दौरान जो उनका काफिला गुजर रहा था, उसके बाद उनकी हत्या हुई। और उस हत्या ने एक तरह से बीजेपी के, जिसको गुड गवर्नेंस जिसको कहते हैं, और जो बीजेपी या एनडीए सरकार आरोप लगाती रही है लालू प्रसाद यादव या फिर महागठबंधन के ऊपर जंगल राज का, उससे कहीं ना कहीं वो जो कास्ट फॉल्ट लाइन थी वो सामने आ गई। और साथ ही सुशासन के दावों पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होने लगे। अब सवाल है कि दुलारचंद यादव की हत्या किसने की, क्योंकि हत्या की सुई अलग अलग जो किरदार हैं इस समय बिहार की राजनीति के, और खास करके जो मोकामा से चुनाव लड़ रहे हैं, उन सब पे एक एक करके उठ रही है। जो दुलारचंद यादव के पोते हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि यह हत्या अनंत सिंह, यानी कि जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा की गई है। अनंत सिंह ने आरोप लगाया है कि ये जो हत्याकांड है वो सूरजभान का काम है। और कुछ लोग जो हैं, जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि जो कास्ट फॉल्ट लाइन है उस इलाके में काफी गहरी है। दो भूमिहार प्रत्याशी है, तीसरा जो प्रत्याशी है धानुक समुदाय से है, यानी कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक, कुर्मी कोयरी का जो वोट बैंक है, उस समुदाय से, धानुक समुदाय से आता है। तो वहां पर जो जातियों का जो समीकरण है, वो क्या किसी के पक्ष में कंसोलिडेट हो रहा था, उस कंसोलिडेशन को तोड़ने के लिए हत्या की गई है, या फिर जो आरोप अलग अलग प्रत्याशियों पे लग रहे हैं उसकी कहानी क्या है। तो इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। दो गेस्ट हमारे साथ, दो मेहमान जुड़ रहे हैं। शिवपूजन झा, जो कि पॉलिटिकल पंडित के संपादक हैं, बिहार से, पटना से जुड़ रहे हैं, और इससे पहले उन्होंने एक जमाने में क्राइम की रिपोर्टिंग भी अच्छी खासी की है। तो इसलिए इस कहानी को उनके जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि जो हत्या की सुई, जो आरोप लग रहे हैं अनंत सिंह पर या सूरजभान पर, या फिर इसके पीछे कौन हो सकता है। और साथ ही अमिताभ भूषण, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी समझेंगे कि आखिर इस हत्याकांड के जरिए क्या जो ट्रैक रिकॉर्ड एनडीए का था उस पर सवाल उठ रहे हैं, क्या इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं शिवपूजन आपसे, क्योंकि आप एक तरह से ग्राउंड जीरो पे हैं। आपने उस इलाके में काम किया है, आपने उस नेटवर्क को भी देखा है, और सूरजभान और अनंत सिंह का जो नेटवर्क है उसको भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो प्राइमा फेसी हत्या का आरोप आपके हिसाब से जो एंगल उठ रहा है वो क्या एंगल है, और किसकी तरफ सुइयां ज्यादा इशारा कर रही है? देखिए, जो चश्मदीद हैं, जो रिश्तेदार हैं, तो उनका तो यही कहना है कि अनंत सिंह ने खुद गोली चलाई और गोली चलवाई। हम्म। लेकिन उसके बाद भी मौत नहीं हुई, तो उसके बाद फिर जो है थार गाड़ी उनके शरीर के ऊपर चढ़ा दिया गया। बात तो ये हो गई। अब ये अन्वेषण का विषय है, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले ने राजनीतिक तुल पकड़ा है, तो क्या अभी इस हत्या के बाद ही राजनीतिक तुल पकड़ा? नहीं, थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। अब से कुछ वक्त पहले आपने सुना होगा, बयान लगातार आ रहा था नीरज कुमार का, जो मुख्य प्रवक्ता है, उसी इलाके से बिल्कुल। आते हैं। और ये वही नीरज कुमार हैं कि जब अनंत सिंह जदयू में नहीं थे तो ये बार बार कहते थे कि होम्योपैथी की दवा से इलाज करेंगे। हम्म। फिर आपने वो प्रकरण भी देखा कि अनंत सिंह के घर को किस तरीके से घेरा गया, वहां से हथियार बरामदगी दिखाई गई, अनंत सिंह जेल गए। अनंत सिंह फिर बाहर आते हैं, उसके बाद तक फिर किस तरीके से गोली कांड होती है, अंधाधुंध गोलियां चलती है, फिर से सरकार पर जो है शिकंजा एक तरीके से कसना शुरू होता है, सरकार पर दबाव बनता है, अनंत सिंह फिर से जेल जाते हैं। इसके बाद जब अनंत सिंह बाहर आते हैं, नॉमिनेशन फाइल करते हैं, कहते हैं कि उनकी पत्नी लोगों से नहीं मिल रही थी, तो वो संवाद स्थापित नहीं हो रहा था, वो काम ही नहीं कर रही थी, सीधे इसी ठेठ अंदाज में, अपने गंभीर अंदाज में वो कहते हैं। तो हम्म। इनको टिकट दे दिया गया। हम्म। अब इनको टिकट दिए जाने के बाद से जदयू के अंदर ही दो फाड़ हो गया था, जिसमें मुख्य प्रवक्ता तक सामने आकर के कह रहे थे वो तो ना तो कैंपेनिंग में जाएंगे,
ऐसे लोगों को पैराशूट ड्रॉपिंग करा करके ऐसे जो दागदार छवि वाले लोगों को अगर टिकट दिया जाएगा तो पूरी पार्टी की छवि धूमिल होती है। इस तरीके के लगातार वक्तव्य है। लेकिन अलग थलग नहीं पड़े अनंत सिंह। देखिए, अनंत सिंह के लिए एक ऐसी स्थिति है कि वहां पर वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो चुकी है पिछले कुछ वक्त से। और यही कारण है कि इसकी पिछले बार जब गोलीकांड हुआ था तो अनंत सिंह को वहां से भागना पड़ा था, निकलना पड़ा था, क्योंकि बैकफायर बहुत जबरदस्त हो रहा था। तो ये जो चैलेंजिंग पॉकेट्स है वो तो मोकामा और उसके आसपास के क्षेत्र में, टाल के क्षेत्र में बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है। अब अनंत सिंह को उस इलाके में अपनी हेजमनी स्टैब्लिश करनी है। लेकिन अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कि दुलाल चंद जी की जिस तरीके से हत्या होती है, तो एक साइजेबल क्राउड था, दबंग छवि इनकी भी रही है, और ये तो बेबाकी से अपनी बातों को लालू के समक्ष भी बार लगातार रखते आए हैं। कल काफिला गुजर रहा था, इन्होंने अपना समर्थन जो है जन स्वराज पार्टी के कैंडिडेट को दे रखा था। जो काफिला गुजरता है उस काफिला के गुजरने की प्रक्रिया में वो जो सड़क है वो काफी सकरी है और वहां पर झड़प शुरू होती है। एक वीडियो ऐसा भी सरफेस करता है जिसमें दुलाल चंद खुद पत्थर चलाते हुए नजर आते हैं। तस्वीरें ये भी आई कि अनंत सिंह के काफिले की बहुत सारी गाड़ियां वो क्षतिग्रस्त हुई हैं। अनंत सिंह खुद जो है कैमरे के ऊपर जाके कह चुके हैं कि उनके काफिले में तकरीबन 50 गाड़ियां थी, तो क्या 50 गाड़ियों का परमिशन था? अब समझिए यहां पर क्या है कि एक तरफ सूरज भान बहुत फॉर्मिडेबल फोर्स एक जमाने में कहे जाते थे, अभी भी कहा जाता है कि बाहुबली तो है ही, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, दूसरी तरफ अनंत सिंह लड़ रहे हैं। बड़ी कांटे की टक्कर करी। मैं बल्कि कहूं तो आपको पूरे बिहार में जितनी दिलचस्प लड़ाई यहाँ इस सीट पर है उतनी दिलचस्प लड़ाई शायद कहीं और नहीं है। इसका फायदा किसी को भी मिल सकता है क्योंकि बहुत जबरदस्त तरीके से शंकर जी यहाँ पर ध्रुवीकरण हुआ है। आप पूरे सोशल मीडिया पर देख लें कि सोशल मीडिया पे किस तरीके के पोस्ट आ रहे हैं। इसके पहले गया में जो हमला हुआ, या फिर अभी दुलालचंद जी की हत्या होती है, और फिर अब खबर ये भी आ रही है कि सूरज भान जी की पत्नी के ऊपर भी अटैक हुआ, उनकी गाड़ी के ऊपर भी पत्थर चले हैं। और उसके बाद फिर आरा से खबर आ जाती है कि वहां पर जो एक व्यवसायी और उनके बेटे की भी गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। अब देखिए, इसको हम थोड़ा सा बर्ड्स आई व्यू में लेकर के जाएं तो बैठे बिठाए आपने मुद्दा क्या उठाया था? आपने मुद्दा उठाया जंगल राज का। प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं तो गोलू अपहरण कांड का जिक्र करते हैं, वो तमाम जंगल राज की याद दिलाने की कोशिश करते हैं। मेन पोल प्लांट जो एनडीए का है वो यही है कि जंगल राज की वापसी हो जाएगी, इसलिए वो डर दिखा करके चाहते हैं कि नहीं, थोड़ा सा जो है वोट स्विंग कर जाए इस तरफ। और चूंकि दूसरी तरफ से तो पॉपुलिस्ट मेजर्स की बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं, तो मुकाबला तो बड़ा दिलचस्प हो चुका है। तो अब जब आप कह रहे हैं गोलू हत्याकांड आप याद दिला रहे हैं, उसी वक्त आपको बिहार दहल जाता है। 48 घंटे के अंदर 3 मर्डर हो चुके हैं, एक बहुत भयंकर तरीके से एक सुनियोजित प्लान अटैक हो चुका है। अब लेकिन आपने जो मूल प्रश्न मेरे से पूछा था कि इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है, मंशा के ऊपर देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन, टू अर्ली टू कमेंट। मंशा ये भी हो सकती है कि अनंत सिंह को डिरेल करना है, हराना है, तो आरोप उनके ऊपर जाहिर तौर पर लगेगा, क्योंकि इसके पहले भी गुलाल चंद उनकी पत्नी को लेकर के बहुत गलत तरीके की टिप्पणियां कर चुके हैं, तो शक की सुई उन्हीं के ऊपर जाएगी। अनंत सिंह यही चीज जो है चीख चीख करके चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं वो जिम्मेदार नहीं है। अब अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर यहाँ पर बेनिफिशियरी कौन होगा? वहां पर जो है सूरज भान की पत्नी, लेकिन अब सूरज भान की पत्नी के ऊपर भी अटैक हो गया, यहाँ बेनिफिशियरी कौन हो सकता था? प्रशांत किशोर को सुनी तो प्रशांत किशोर का कहना है कि दो बाहुबलियों की लड़ाई में जन स्वराज की पार्टी की स्थिति काफी मजबूत हो रही थी। उन्होंने जो कैंडिडेट सेलेक्ट करके दिया था, पढ़े लिखे व्यक्ति और लोगों का रुझान उनकी तरफ आ रहा था, इसीलिए उनको धमकाने को, उनको एलिमिनेट करने की यह साजिश थी। तो कुल मिलाकर के अभी जो स्थिति है यहाँ पर मैं कह सकता हूं कि थोड़ा सा हेजी पिक्चर है। जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि इस एक किलिंग से हो सकता है कि अनंत सिंह को फायदा हो सकता है सूरज भान को भी फायदा हो सकता है एक सिंपैथी वेव जन स्वराज के भी पक्ष में चला जाए। इसके लिए मैं कह रहा हूं कि इट्स टू अर्ली टू मेक एनी काइंड ऑफ कमेंट कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें कई सारे एंगल हैं और कई सारे कास्ट समूह इन्वॉल्व हैं। जिस तरह से वहां पर सोशल मीडिया और अगर आप स्पॉट पे जाएं, जिस तरह के लोग नारेबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम ले जाने के लिए रोका गया, तो एक तरफ जो बैकवर्ड क्लास का जो कंसोलिडेशन है, उस बैकवर्ड क्लास के कंसोलिडेशन में क्या धानु कुर्मी भी आएगा, इंक्लूड होगा, या वो अलग रहेगा? अपर कास्ट का कंसोलिडेशन, तो कई सारे इसमें एंगल हैं। अमिताभ जी, आपसे समझना चाहेंगे, आपको क्या लगता है प्राइमा फेसी इसके पीछे क्या वजह आपको समझ में आती है? और क्या अनंत सिंह के ऊपर जो शक की सुई है वो आपके हिसाब से बिल्कुल पुख्ता है, या सूरज भान का हाथ हो सकता है, या खुद
जनसुराज के जो कैंडिडेट है उनके लोगों ने उनका भी ये हाथ हो सकता है? देखिए, एक बात पर तो बहुत साफ है शंकर जी की, जिन परिस्थितियों में ये हत्या हुई है उससे ये बहुत साफ तौर पर पता लगता है कि ये हत्या एक राजनीतिक हत्या है। और इस राजनीतिक हत्या का नफा और नुकसान किसको होगा, उसके तीन किरदारों का आपने जिक्र किया है। नफा जिसको भी हो, पर नुकसान इसका सीधा सीधा आनंद सिंह को होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात होती है कि नफा किसको होता है। तो कायदे से जो धानुक जाति के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, तो धानुक मोकामा के भीतर चुनाव का इतिहास देखे तो किसके पक्ष में मतदान करते रहे हैं, तो आप देखेंगे तो वो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार के पक्ष में मतदान करते रहे हैं। और इस समय पीयूष प्रियदर्शी अपने समाज का कितना वोट लेते, क्योंकि वो मुंगेर से मोकामा आकर चुनाव लड़ रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में अनंत सिंह जदयू के उम्मीदवार थे, तो धानुक समुदाय का क्या 100% वोट, 100% मत पीयूष प्रियदर्शी के पक्ष में जा रहा था, या उसका एक बड़ा चंक अनंत सिंह के पक्ष में जा रहा था। और उस मत के जाने का क्या सूरजभान सिंह की पत्नी की दावेदारी पर उसका सीधा सीधा असर हो रहा था, इस आधार पर भी इसका मूल्यांकन करना पड़ेगा। अब इससे आगे की बात यह है कि अगर अगड़ा बनाम पिछड़ा चुनाव होता है मोकामा में, तो उसका लाभ किसको मिलेगा। तो जाहिर तौर पर अगड़ा बनाम पिछड़ा चुनाव अगर मोकामा में होता है, तो खलनायक के तौर पर इस समय मोकामा के भीतर अति पिछड़ा समुदाय या पिछड़ा समुदाय के भीतर अनंत सिंह का चेहरा दिखाई दे रहा है। सूरजभान सिंह की पत्नी ट्रैक्टर पर आज भी सवार थी, वो फांसी की भी मांग कर रही थी, सजा की भी मांग कर रही थी, और सीधे सीधे अनंत सिंह पर आरोप लगा रही थी। अनंत सिंह सूरजभान सिंह पर आरोप लगा रहे हैं। इन दोनों के बीच में पीयूष प्रियदर्शी हैं, वो अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज की बात कह रहे हैं, दबाव की बात कह रहे हैं। अब इस सब के बीच में दो महत्वपूर्ण बात और दिखाई दे रहा है शंकर जी। एक, जिनकी हत्या हुई दुलालचंद यादव की, उनके चचेरे पोते का बयान है। वो कह रहे हैं कि वो आरजेडी के पक्ष में घूम रहे थे, आरजेडी के लिए दुलालचंद यादव मत की अपील कर रहे थे। दूसरी तरफ पीयूष प्रियदर्शी का बयान है कि वो जनसुराज के पक्ष में घूम रहे थे। तो अब इस दोनों में से किस बयान को सत्य माना जाए। फिर मौत की जो परिस्थिति है, गोली लगी और गाड़ी चढ़ी, लेकिन गोली लगी और गाड़ी चढ़ी, पहला पीयूष प्रियदर्शी ने जब लाइव किया तो उन्होंने ये कहा कि उनके ऊपर हाथ चलाया गया है, तब तक ये बिल्कुल। हत्या की बात नहीं हुई थी। उनके पोते ने कहा कि नहीं नहीं, उनकी हत्या की गई है। दो लोगों का नाम उन्होंने लिया कि वो अनंत सिंह के समर्थक ने उनकी हत्या की। अनंत सिंह कह रहे हैं कि सबसे पहले दुलालचंद यादव ने हाथ चलाया, और जिस वीडियो का जिक्र अभी झा साहब कर रहे थे कि पत्थर चलाते हुए उनकी तस्वीर भी आ रही थी। अब इसमें एक महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है कि जिनकी मृत्यु हुई है वो सूरजभान सिंह और अनंत सिंह, इन तीनों की पृष्ठभूमि कमोबेश एक जैसी है। बिल्कुल। अपराध के मामले में, बाहुबल के मामले में ये तीनों एक ही तरीके के लोग हैं, इससे पीयूष अलग है। और लड़ाई के केंद्र में इससे पहले दुलालचंद यादव किसके साथ खड़े होते थे। तो इन सारी चीजों का जब हम मूल्यांकन करते हैं, तो इसमें यह है कि पोस्टमार्टम के बाद बहुत हद तक चीजें साफ होंगी और जांच में पूरी तरीके से साफ होंगी कि सच में यह हत्या किसने कराई। लेकिन एक बात तो कोई नादान भी कह सकता है कि जिस हत्या से अनंत सिंह का नुकसान होगा, जिस हत्या की वजह से वो सीधे सीधे खलनायक बनेंगे बीच चुनाव में, क्या अनंत सिंह इतना वहशीपन कर सकते हैं क्या किसी भी कारण से, खुद के सियासी नुकसान का बिना सोचे हुए वो इस तरीके से करा सकते हैं। मुझे लगता है कि 6 बार कोई विधायक रहा हो, चुनाव लड़ा हो 6 बार, और उसके बाद वो इस तरीके की सियासी नासमझी करेगा या बिना किसी नाप तौल के वो इस तरीके से हत्या कराएगा, ये बात थोड़ी पच नहीं रही है। संभव है कि अनंत सिंह ने कराया हो, संभव है उनके समर्थकों ने उत्साह में किया हो, संभव यह भी है कि जो बात अनंत सिंह कह रहे हैं सूरजभान सिंह ने नफा नुकसान का अंदाजा लगाया, उन्होंने कराया हो, या यह भी हो सकता है कि पीयूष प्रियदर्शी और उनकी पार्टी की भी भूमिका हो। तो इस सब पर सीधे सीधे कह पाना बहुत कठिन है। मोकामा से इतर जो बड़ी तस्वीर है, थोड़ी चर्चा मैं उस पर भी करना चाह रहा हूं। अब देखिए, बिल्कुल। 3 महत्वपूर्ण घटना। एक घटना आरा की जिसका जिक्र अभी झा साहब ने किया था, पिता हम्म। पुत्र की हत्या। हम्म। सिवान के भीतर एक एएसआई की गला रेत कर हत्या। हम्म। और उससे पहले आप चले जाइए, हम के उम्मीदवार की पिटाई होती है हम्म। टेकारी के भीतर, हम्म। और ये दुलालचंद यादव की हत्या। तो ये सारी परिस्थिति अगर आप जोड़ के देखें तो बिहार के चुनाव में हो क्या रहा है। और हम्म। एडीआर की रिपोर्ट अगर हम देखते हैं तो बिहार चुनाव में 39% बाहुबली चुनाव मैदान में है। हम्म। तो 22 बाहुबली या उनके परिवार के लोग, उनसे जुड़े हुए लोग चुनाव मैदान में हैं। तो ये
किसी भी दल की बात अगर हम कर लें, बीजेपी हो, जदयू हो, आरजेडी हो, लोजपा हो, कौन सा दल इसमें अछूता है? तो ये जो सारी तस्वीर है ये इसलिए है कि समर्थकों को उकसाने में भी ये जो बाहुबली लोग हैं उनकी बड़ी भूमिका है, और बाहुबली प्यारे भी हैं, उनको पोसने पालने में सभी दलों की भूमिका है। तो ऐसे में बिहार के भीतर जिस बात का डर है, ईश्वर न करे कि जातीय विद्वेष की कोई स्थिति बने, न टेकारी के कारण स्थिति बने, न मोकामा के कारण बने, न सिवान के कारण, न आरा के कारण, पर कहीं ना कहीं इन सबको अगर जोड़ के देखे तो लगता है कि शायद इसके भीतर एक कोशिश वो भी है कि बिहार चुनाव जातीय उन्माद में उसके भीतर वो चला जाए, और उसके कारण बिहार की एक फिर से वो 90 वाली तस्वीर जो है वो सामने आ जाए, और ये कहा जाए कि तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, न तुम हमसे आगे न हम तुमसे पीछे। तो ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इन सब हत्याओं के पीछे कोई राजनीतिक मकसद भी है क्या, या तमाम जो विरोध के नाम पर मारपीट हो रही है विधायक के साथ या उम्मीदवार के साथ, तो उसके भीतर क्या कोई ऐसी राजनीतिक मंशा है क्या, उसका कोई षड्यंत्र क्या है क्या, इसका भी विश्लेषण करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। शिवपूजन, समझना चाहूंगा कि ये पूरे इलाके में जैसे कि हम लोग जो इतिहास जानते थे, एक समय धीरज का ये इलाका होता था, उसके बाद फिर दिलीप सिंह का इलाका हुआ जो कि अनंत सिंह के बड़े भाई थे। उसमें दुलारचंद यादव की जो एक एम्बिशन जो कि पूरी नहीं हुई इस पूरे कालखंड में, यादवों के बीच वो उसी तरह के बाहुबली है जो आप अनंत सिंह को ले लें या फिर सूरजभान को ले लें, उसी तरह के बाहुबली उनके ऊपर भी ढेर सारे आरोप हैं, ढेर सारे चार्जेस हैं, ढेर सारे क्रिमिनल केसेस हैं। अनंत सिंह ने जो उनका आंकड़ा 50 से घटकर इस बार 28 पे आ गया, उनका मैं एफिडेविट देख रहा था कि 28 केसेस उनके खिलाफ इस समय चल रहे हैं। तो क्या जिस तरह की भाषा, जिस तरह की बातें वो कह रहे थे, जो कई सारे इंटरव्यू में उन्होंने जो बातें कही अनंत सिंह की पत्नी के लिए, आपको लगता है कि ये एक प्रोवोकेशन हो सकता है? उनके समर्थक जो जब उस रास्ते से जा रहे थे और उन्होंने देखा कि भी इनकी भी गाड़ी जा रही है तो उसमें क्लैश हुआ होगा, या फिर जो जिस एंगल की तरफ हम लोग इशारा कर रहे हैं कि वो एक राजनीतिक हत्याकांड है, एक कास्ट कंसोलिडेशन के लिए यह हत्या की गई है, चाहे जिस भी पक्ष ने इसकी कराई हो, तो कास्ट का एंगल उसके पीछे है कि किस तरह से इलेक्शन को पोलराइज किया जाए। आपको क्या समझ में आता है? देखिए, लार्जर पिक्चर अगर हम देखें तो जाहिर तौर पर यहाँ पर कवायद मुझे दिख रही है कि कास्ट पोलराइजेशन के लाइन पर तमामी ये जो है ना चेस बोर्ड को सजाया जा रहा है। हाँ, दुलाल चंद के बयान इस तरीके के आते रहे, कोई पहला बयान तो है नहीं, इसके पहले भी लगातार बयान वो देते आए हैं, अभी हाल में भी फिर से बयान दिया था। लेकिन यही एक बयान ट्रिगर पॉइंट बन जाएगा, और अभी तो जो हमारे मित्र हैं उन्होंने बहुत सटीक विश्लेषण दिया कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारे गए। बिल्कुल, ये सवाल अब काफी लोग राजनीति पूछ रहे में हैं। जी, सिंपल बात यह है कि ये तो वो शख्स हैं कि जिस तरफ भी जाएंगे वो चुनाव उस इलाके से जीत लेते हैं, निर्दलीय भी चुनाव वो जीत लेते हैं। शायद यही मजबूरी है जदयू की कि लाख पार्टी के अंदर विरोध होता रहा, लेकिन इसके बावजूद उनको टिकट मिली। लेकिन अब स्थिति 2024 को के लोकसभा चुनाव में ये ललन सिंह को अपने इलाके से वोट नहीं दिलवा पाए थे, ये भी एक सच है। देखिए, अब कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस भी हैं अंदर, नहीं तो नीरज कुमार इतना खुल के मुखर नहीं होते अनंत सिंह के खिलाफ, खुल करके मुखर थे कि मुझसे ही जब इंटरव्यू में उन्होंने बातचीत की थी। अब अभी अभी जो स्थिति हो रही है स्पष्ट, देखिए बड़ा हेजी सा पिक्चर बन गया है फिलहाल, जैसे से तथ्य सामने आ रहे हैं पिक्चर बहुत हेजी सा बन गया है। सबने वो तस्वीर देखी कि गाड़ी का काफिला एक तरफ से आ रहा था, एक तरफ से जा रहा था, बहुत सकरी सड़क थी और वहां पर झड़प होती है। एक वीडियो ये भी सरफेस होता है, कुछ लोग लाठी डंडा लेकर के दौड़ रहे हैं, और एक तस्वीर फिर ये भी उभरती है जहां पर कि दुलाल चंद जो है वो थोड़ा सा पत्थर फेंकते हुए नजर आता है, और उसके बाद एक सीधे तस्वीर ये भी वो आई है तस्वीर। कि जो उनके सहयोगी कर्मवीर, जिनका नाम आ रहा है, जो उनके पोते ने कहा है कि वो कहीं पिस्टल से गोली चला रहे हैं। एक पिक्चर बहुत साफ नहीं है, लेकिन ये भी आई है कि वो कहीं ना कहीं गोली मार रहे हैं। गन शॉट की आवाज बिल्कुल साफ है, जिस वीडियो का मैं हम्म। जिक्र कर रहा हूँ उसी वीडियो में गन शॉट फायर होने के बहुत बिल्कुल स्पष्ट उसकी आवाज है। और उसके बाद फिर आरोप ये लगता है कि रॉड से मारा गया, रॉड से मारने के बाद थार गाड़ी जो है उनके शरीर पर चढ़ा दी गई, इसके बाद फिर दुलाल चंद की मौत हो गई। अब देखिए, बहुत कुछ मैंने बताया कि वो पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट होगी, वो प्री मॉर्टम, एंटी मॉर्टम इंजरीज, फैटल इंजरीज क्या है, गाड़ी के चढ़ने का है तो उसके मार्क अलग होंगे,
जो गोली मारी गई है तो गोली कहाँ मारी गई थी, ये तमाम चीजें बिल्कुल स्पष्ट होकर के सामने आई, क्योंकि वो साइंटिफिक पूरा इन्वेस्टिगेशन आज की तारीख में होता है। और इसीलिए जो है उनके परिजन जो वहां पर पुलिस के खिलाफ आक्रोशित दिख रहे थे आज अस्पताल के समक्ष, और वो कह रहे थे कि जो ये सबके सामने में पोस्टमार्टम होना चाहिए, मतलब हम्म। सारे लोग देख सके, कोई गूफ अप ना हो, इस तरीके की डिमांड हो रही थी। नेवरदलेस जो कुछ भी हो गया, मुझे लगता है कि इतने भी कच्चे खिलाड़ी अनंत सिंह नहीं है। फिट ऑफ हम्म। रेंज में अगर हो गया हो अलग बात है, दूसरे पार्टी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए ये करवाया गया हो, और बड़ी जिसने भी करवाया है उस हिसाब से तो बहुत सटीक प्लानिंग की गई, फुल प्रूफ प्लानिंग की गई। लेकिन फिट ऑफ रेंज में इनके किसी कार्यकर्ता ने कर दिया या जो भी किया गया, तो ये तो बूमरैंग करेगा। आप मान के चलिए कि ये मुद्दा जिस हिसाब से गरमाना शुरू हुआ है, एक तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है उस पूरे इलाके को फिलहाल। और नीतीश कुमार की छिछाल अगर इस पे पूरी तरह से हो रही है, और यहाँ तो बैठे बैठाए मैं कहूंगा कि विपक्ष को आपने एक बड़ा मुद्दा दे दिया। जिस मुद्दे पर आप उनको घेर रहे थे उसी मुद्दे पर विपक्ष आप पर हमलावर हो गया। मीसा भारती का भी बयान आप सुन लीजिए, आप तेजस्वी यादव का बयान सुन लिया, जितने भी विपक्ष के नेता है सबका एक तरीके से वही उसी तरीके का बयान आना शुरू हुआ है। तभी मैं बार बार शंकर जी कह रहा हूं कि देखिए, इट्स टू अर्ली टू मेक एनी काइंड ऑफ कंक्लूजन, किसी भी निष्कर्ष पर अभी आ पाना संभव नहीं है, क्योंकि इसके बहुत सारे लूज एंड्स अभी रह गए हैं, इसके बहुत लेकिन सारे लेकिन इससे पॉसिबल। श्रीपुजन एक चीज समझना चाहूंगा कि इससे तो आरजेडी का भी नुकसान होगा ना। आप देखिए कि यादवों का अगर कॉन्सोलिडेशन की हम बात करें, बैकवर्ड क्लास में यादव मुखर हो रहे हैं जिस तरह से उनके ध्रुवीकरण की बात हो रही है। लेकिन जो भूमिहार वोट या अपर कास्ट का वोट आरजेडी को मिलना था या कांग्रेस को ट्रांसफर होना था, अगर उस तरह का कंसोलिडेशन होता है इस घटना से, वो उसकी चेन रिएक्शन आसपास की सीटों पे भी फैलता है, तो उससे तो आरजेडी का ज्यादा नुकसान होना है। देखिए, इसका चेन रिएक्शन तो आप देखेंगे कि इसका पूरे बिहार में आपको दिखेगा। फिर चुनाव के हम्म। पहले बात है कि ये बात भुलाई भी नहीं जा सकती, मतलब दिस विल रिमेन एच्ड इन द मेमोरी ऑफ द वोटर्स। वोटर्स के दिमाग में बिल्कुल छप चुका है ये चीज। हम्म। तो कास्ट लाइंस पर तो डिवीजन तय है, लेकिन हमको ये यहाँ पर समझने की बात है कि जो फॉरवर्ड कास्ट का वोट है वो कितना ट्रांसफर होता है राजद की तरफ, या जो नीतीश कुमार के वोटर हैं वो कितना ट्रांसफर होते हैं। वो तो वोटर मुझे लगता है कि टू सेपरेट वाटर टाइप कंपार्टमेंट्स हैं। एक तरफ कंसोलिडेशन हमने देखा तो रिवर्स कंसोलिडेशन की स्थिति होती है, तभी हम देखते हैं कि नीतीश कुमार चाहे जिस भी स्थिति में हो हर वक्त मुख्यमंत्री वही बनने में संभव होते हैं, क्योंकि वो 12-14% के आसपास को जो कहता है फ्लक्चुएटिंग वोट परसेंटेज उनका, वो अपने साथ स्विंग कराने की स्थिति में अभी भी है। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर कास्ट के फॉल्ट लाइंस को पूरी तरह से एक्सपोज हो गया, वो कास्ट फॉल्ट लाइंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इससे फायदा किसका होगा, नुकसान किसका होगा, ये देखना दिलचस्प है। लेकिन मुद्दा बड़ा जबरदस्त तरीके से गर्मा गया है शंकर जी। हम्म। अमिताभ जी, आपसे समझना चाहूंगा कि आपको लगता है कि ये एक बड़ी दुधारी तलवार, जिस तरह से, ठीक है, नीतीश कुमार का जो गुड गवर्नेंस का प्लान था और जिस वो जंगल राज की याद दिला रहे थे सारे एनडीए के नेता, उसके सारे प्लान पे एक तरह से जिसको कहते हैं कि मिट्टी पड़ गया है फिलहाल इस हत्याकांड से। और इसमें अगर बहुत तत्परता से, बहुत शीघ्र तरीके से इसको हैंडल नहीं किया जा सकता, किया गया, तो ये कहीं ना कहीं एक लार्जर पर्सपेक्टिव में बुमरैंग हो जाएगा। लेकिन अगर आरजेडी के पर्सपेक्टिव से समझे, जिन भूमिहार कैंडिडेट को आरजेडी ने टिकट दिया है और उन्हें लगता है कि, या फिर राजपूत कैंडिडेट को टिकट दिया है, उन्हें लगता है कि वो ट्रांसफर होगा और वो एक रेनबो कोलिशन, जिस कोलिशन की शुरुआत 2024 से तेजस्वी यादव कर रहे हैं, उस पर भी तो पानी पड़ जाएगा ना। अगर ये कॉन्सुलेशन दोनों खेमों में हो जाता है, अपर कास्ट और बैकवर्ड क्लास का। अब निश्चित तौर पर, लेकिन जिस बात की आशंका आप जाहिर कर रहे हैं शंकर जी, मेरी जो समझ है, मैं वो होते हुए नहीं देख पा रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि आप देखिए मोकामा की घटना में, जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि यहाँ जिन तीन किरदारों का जिक्र हो रहा है, तीनों की पृष्ठभूमि कमोबेश एक जैसी है। बिल्कुल। इसलिए आरजेडी की तरफ से जब बयान आता है तो अनंत सिंह पर वो बयान होता है, पर समुदाय पर नहीं, और अनंत सिंह से ज्यादा नीतीश कुमार के शासन व्यवस्था का सवाल है। वो उसके जरिए जंगल राज के नैरेटिव को काउंटर करना चाह रहे हैं। बाकी भी हत्याओं को लेकर वही होता है, लेकिन इस बात की समझ उनको भी है कि इनकी पृष्ठभूमि एक जैसी थी, और ये भी उनको अंदाजा है कि अगर किसी एक कम्युनिटी के अगेंस्ट वो बोलेंगे, जैसा एक जिक्र लालू यादव के दौर में हुआ था, भूरा बाल साफ करो, और आप देखिए कि कितनी सावधानी आरजेडी या महागठबंधन इसमें बरत रही है कि जब दोबारा भूरा बाल साफ करो कहने का शुरू किया गया एक सिलसिला महतो की तरफ से, तो वो अन्य मार्ग पर खड़े रह गए, लेकिन उनको एंट्री नहीं मिली।
लालू यादव के घर के बाहर रहे, पर न तो उनको टिकट मिला, ना उनको एंट्री मिली घर के भीतर। तो ये सावधानी बरती गई। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए, लालगंज में मुन्ना शुक्ला की बेटी चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस ने प्रत्याशी दे दिया, फिर भी रात में बुला करके तेजस्वी यादव ने और लालू यादव ने उनको दोबारा सिंबल दिया और आरजेडी के कैंडिडेट के तौर पर वो चुनाव लड़ रही है। तो आप ये देख लीजिए कि कम्युनिटी के स्तर पर इस बार ये सावधानी तेजस्वी आरजेडी महागठबंधन की तरफ से बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि पीछे आप देखेंगे, जब बिहार में उपचुनाव हुए थे, बोचहा का उपचुनाव आपके जहन में होगा, उसी वक्त में एमएलसी का चुनाव हुआ था। उसमें आप बेगूसराय से शुरू करिए, सिवान होते हुए पटना तक पहुंच जाइए, तो 5 सीटों पर आप देखेंगे तो भूमिहार कैंडिडेट, जहां भूमिहार कैंडिडेट थे एनडीए की तरफ से, उनके मुकाबले उन्होंने आरजेडी के या महागठबंधन के भूमिहार को एक्सेप्ट किया था। उसके बाद से आरजेडी में एक परिवर्तन आया। इस चुनाव में भी आप देखेंगे तो उन्होंने भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, उसमें उन्होंने दिया है। ऋषि मिश्रा की सीट आपके जेहन में होगा, जाले में, वो अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने पिछली बार उनकी सीट काटी थी, इस बार देखिए आरजेडी ने, वहां कांग्रेस ने फिर से नौशाद को दिया था, लेकिन आरजेडी ने फिर ऋषि मिश्रा को दिया कि आप चुनाव लड़िए। क्यों? क्योंकि उनको अंदाजा है कि अपर कास्ट के सेगमेंट को जोड़ना है तेजस्वी को। तो ऐसे में तेजस्वी की आरजेडी और महागठबंधन के किसी भी साथी में मुझे लगता है कि वो इस स्थिति में नहीं है कि चुनाव को वो जातीय विद्वेष में बांटे। वो सामने से तो कम से कम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उनको उम्मीद है कि दूसरे पक्ष का वोट भी उनको मिल रहा है और मिल सकता है। तो इस परिस्थिति में मुझे लगता है कि हाँ, एक जरूर बात है कि नीतीश कुमार के शासन पर उनके लिए हमला करने का एक तरीका बहुत अच्छा उनको मिला है। क्योंकि दुलाल चंद यादव की हत्या चर्चा में है, लेकिन केवल दुलाल चंद यादव की हत्या ही नहीं है। आप सोचिए, एएसआई की गला रेत कर, माले के दौर में गला रेत कर हत्या होती थी। वहां आप टिकारी में देखिए, कैंडिडेट के, हम के कैंडिडेट को जिस तरीके से पीटा गया, उसके बाद भी जो महागठबंधन की तरफ से आप देख लीजिए, बयान बड़ा संयमित बयान है। जबकि दो तबके के बीच सीधे सीधे वो लड़ाई दिखाई दे रही थी, वो लड़ाई बड़ी हो सकती थी। लालू यादव के दौर में क्या होता था? यही तो होता था, जातीय विद्वेष को बड़ा करके, और कितने जातीय नरसंहार हो गए। लेकिन इस समय महागठबंधन भी संयम बरत रहा है और एनडीए के लोग भी जातीय रंग देने में परहेज कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ईबीसी ओबीसी वोट महत्वपूर्ण है, और महागठबंधन के लिए सवर्ण वोट की वापसी कांग्रेस के लिए और आरजेडी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस परिस्थिति में मुझे लगता है कि दोनों तरफ से यह सावधानी बरती जा रही है, जातीय विद्वेष से बचने की कोशिश है, और किसी भी घटना को किसी जाति की घटना बताने की कोशिश नहीं हो रही है। जी हाँ, इक्का दुक्का मैंने इंसिडेंट देखे हैं सोशल मीडिया पे कि जो आरजेडी के कुछ प्रवक्ता या फिर सोशल मीडिया उनके जो सिंपैथाइजर हैं, उन लोगों ने भले शुरुआत की है कि भाई यादव का ये बलिदान जो है नहीं भूलेगा यादव समाज, और इस तरह के कई सारे पोस्ट दिख रहे हैं। लेकिन उसमें आरजेडी ऑफिशियली अपने को आइडेंटिफाई नहीं कर रही है उन पोस्ट से, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई जब तक उनका जो कुनवा है, उनका जो बेस है, वो एक्सपैंड करने के लिए बाकी समुदाय का भी वोट चाहिए। अगर वो आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि दुलारचंद यादव का की पृष्ठभूमि भी कोई संत की तो थी नहीं, उनके ऊपर भी ढेर सारे आरोप हैं, इसलिए कुल मिलाकर वो सावधानी बरती जा रही है। लेकिन इसका लार्जर पर्सपेक्टिव, एक बात और जोड़ना चाह रहा था। आप देखिए, बड़ा दिलचस्प है, बरहमपुर में हुलास पांडे के ऊपर परमेश्वर मुखिया की हत्या का आरोप है, और वहां हुलास पांडे भूमिहार आबादी होने के बाद भी उनका चुनाव बहुत कठिन हो गया है। तो आप समझिए कि उस सीट पर भी आरजेडी और महागठबंधन की कोशिश क्या है? वो हुलास पांडे पर ही हमलावर है। क्यों हमलावर है? क्योंकि उनको ये लगता है। दूसरा, आप देखिए कि आरजेडी के भीतर कई प्रवक्ताओं ने, जैसे परमेश्वर मुखिया को लेकर टिप्पणी हुई थी, तो उस टिप्पणी के बाद प्रवक्ता को बुला करके समझाया उन्होंने, उस घटना को विराम दिया। फिर अधिकृत कोई भी प्रवक्ता उस रूप में कोई बात नहीं कह रहा है, बार बार तेजस्वी और लालू यादव उसको संभाल रहे हैं। तो ये एक परिस्थिति बनी है, ये पहली बार बन रही है बिहार के भीतर कि कोई भी एक्सट्रीम पॉलिटिक्स अगर करना चाह रहा है कास्ट लाइन पर, तो महागठबंधन की तरफ से उसको रोका जा रहा है, समझाया जा रहा है। जी शुकुजन, एक आपसे फाइनल कमेंट लेके समझना चाहेंगे कि नीतीश कुमार की क्या मजबूरी है? नीतीश कुमार इस समय कैसे एक्ट करेंगे? अगर पुराने उनके प्रेसिडेंट्स को देखें, पुराने उनके इतिहास को देखें, कि कई बार नीतीश कुमार की एक आदत है कि जब ऐसी घटना होती है तो वो छोड़ देते हैं जिस व्यक्ति को मझधार में, कि वो खुद उससे निपटे, कहीं ना कहीं वो अपने दामन पे उनका कीचड़ या उनके दामन पे दाग न लगे।
जैसे कि अनंत सिंह का ही केस ले लेंगे, कई बार वो गिरफ्तार हुए, कई बार जेल गए, बाहर आए। आपको लगता है कि नीतीश कुमार इस समय कैसे एक्ट करेंगे? क्योंकि उनके ऊपर एक बहुत बड़ा इस समय रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुख्यमंत्री होते हुए जो एनडीए का पूरा प्लान है गुड गवर्नेंस का, उसके ऊपर कहीं ना कहीं छींटे पड़ रहे हैं। तो क्या पुलिस और प्रशासन स्विफ्टली एक्ट करेगी, गिरफ्तार करेगी, या फिर अनंत सिंह खुद निपटेंगे अपने इन सारे आरोपों से और उसमें पुलिस को जो एक्शन लेना होगा वो लेगी? देखिए, नीतीश कुमार का तो जीरो टॉलरेंस का रहा है। आपने देखा होगा, इससे पहले अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो या फिर फॉर दैट मैटर किसी की भी गिरफ्तारी हो, उनका जीरो टॉलरेंस रहा है। और इसीलिए कहे भी जाते हैं कि बेदाग छवि के हैं नीतीश कुमार। लेकिन जो बात मैं आपको पहले जिक्र कर रहा था, जिस बात का कि भाई जदयू खुद दो खेमे में बट गई थी अनंत सिंह के कैंडिडेचर को लेकर के, दो अलग अलग खेमे। एक खेमा साफ तौर से कह रहा था कभी जेल से निकले हैं, टिकट देने की क्या आवश्यकता है, इसमें पार्टी की छवि जो है वो धुंधली होती है। अब वो खेमा वो भारी पड़ने की कोशिश करेगा। सवाल तो ये भी खड़े किए जा रहे थे कि क्या मजबूरी थी कि इनको टिकट दिया गया। उंगलियां उठ रही थी अभी चंद ऐसे नेताओं पर जदयू के, जो कहा जाता है कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, लेकिन निर्णय वो खुद ले रहे हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि देखिए, नीतीश लेकिन कुमार दूसरा का वाला कहीं ना खेमा कहीं ज्यादा आंसर, मजबूत है ना, ललन सिंह ने अगर टिकट दिलवाया है तो वो ज्यादा मजबूत स्थिति में है इसीलिए मैं कह कि रहा हूं, तो सवाल तो खड़े लेकिन हो गए ना, जदयू हम्म, के अंदर सवाल तो खड़े हो गए कि हम्म, टिकट कैसे दिया गया। और ये तो ऑफिशियल बयान आया था बाकायदा नीरज कुमार का, जो मुख्य प्रवक्ता है। हम्म, इसी जमाने में आपने उनके बयान को सुना होगा ना, कि बिल्कुल, होम्योपैथी दवा दे करके इलाज करेंगे हर वक्त। बिल्कुल, जबकि ये आरोप लगा था कि AK-47 उनके घर पर है, और AK-47 के प्रकरण के बाद किस तरह के बयान आ रहे थे, जदयू की प्रतिक्रियाएं क्या आ रही थी कि ना हम किसी को बचाते हैं ना हम किसी को फंसाते हैं। तो मुझे हम्म, लगता है वैसी ही स्थिति रहेगी। नीतीश कुमार ना तो बचाने की ना फंसाने की कोई भी कोशिश नहीं करेंगे। अब ओनर्स ऑफ इनोसेंस विल एंटायरली लाई ऑन अनंत सिंह। अब लॉ अपना ये लेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा टेक अवे है, आपने कहा फाइनल का सबसे बड़ा टेक अवे ये है, वो है कि आप जो जिस हिसाब से आड़े हाथों ले रहे थे पूरे आरजेडी को, पूरे महागठबंधन को, अब आपका मॉरल हाई ग्राउंड नहीं रहेगा। क्योंकि लगातार जो ये घटनाएं हाल के दिनों में हुई हैं, ये जाहिर तौर पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़े कर रहा है। अमिताभ जी, आपसे भी इसी सवाल का जवाब चाहेंगे। क्या नीतीश कुमार एक जो उनकी इमेज है उसके सहारे वो अनंत सिंह को छोड़ देंगे खुद से निपटने के लिए, या आपको लगता है कि ऐसे क्रिटिकल समय में जो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जो भी एक्शन लेगी वो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल कलर देखते हुए इन्फ्लुएंस्ड होकर एक्शन लेगी? देखिए, जो बात नीतीश कुमार कहते रहे कि न बचाते हैं न फंसाते हैं, तो हम्म, खुद अनंत सिंह की जब गिरफ्तारी हुई थी तो उन्होंने कहा कि भाई सत्ता के इशारे पर मुझे फंसाया गया है। हम्म, हाल फिलहाल के इंटरव्यू में भी वो लिपि सिंह का जिक्र करते हुए, और बस उनका थोड़ी उनकी भाषा बदल गई, उन्होंने कहना हम्म, शुरू किया कि आरसीपी सिंह ने मुझे फंसवाया था। हम्म, जहां तक बचाने का मामला है, तो अभी भी आप देखिए, एक एफआईआर अनंत सिंह पर हुआ है। अनंत सिंह की हम्म, तरफ से भी दूसरा एफआईआर सूरज भान और उनके लोगों के ऊपर कराया गया है। हम्म, अब तीसरी बात यह है कि आप न फंसाते हैं न बचाते हैं, हम्म, तो इस मामले में त्वरित कार्रवाई होना चाहिए। पुलिस बिल्कुल, अगर चाह ले तो 24 घंटे में दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि ना हो जाए। इतने सारे बिल्कुल, लोग थे, इतनी भीड़ थी, कितने प्रत्यक्षदर्शी थे। तो घटना के बारे में अगर पुलिस ठान ले तो उसका उद्भेदन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी हम्म, बात यह है कि नीतीश कुमार की जो छवि है वो डेंट तो पिछले एक दशक से आप देखिए ना होती ही आ रही है। नीतीश कुमार के पहले कार्यकाल के बाद से दूसरे कार्यकाल से ही शासन व्यवस्था की छिटपुट घटनाएं शुरू हुई, और तीसरे कार्यकाल के आते आते तो वो पूरी छवि ही ध्वस्त हो गई है। हम्म, पटना के पारस हॉस्पिटल की घटना को हमने देखा है। हम्म, आए दिन बिहार में घटनाएं हो रही हैं। तो अब हम्म, वो वाली स्थिति नहीं है। कानून व्यवस्था के सवाल पर हर रोज जूझते आ रहे हैं नीतीश कुमार। लेकिन हम्म, अब वो है ना कि जब तुलना होता है तो बिहार में एक कहावत है, बराबर रे बराबर तो ओखड़ी चर बराबर। तो हम्म, उसमें क्या होता है कि भाई नीतीश के राज में हत्या हो रही तो उसकी तुलना लालू यादव के दौर के हत्या अपहरण, क्योंकि उस समय संगठित था, उद्योग के बिल्कुल, तौर पर वो सारी चीजें चल रही थी, हम सब ने उसको महसूस किया है। तो हम्म, वो परिस्थिति और आज की परिस्थिति, हत्या का मतलब सरलीकरण नहीं हो जाता है, हम्म, सामान्यीकरण उसका नहीं कर सकते हैं। तो हम्म, आज भी उस तस्वीर को जब हम दिखाते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि इनके दौर में भी हत्या हो रहा है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये महाजंगल राज हो गया जो तेजस्वी कह रहे हैं। हम्म, हत्या इस दौर में भी हो रही है, नीतीश की साख कमजोर हुई है, लेकिन वो लालू यादव के समतुल्य नहीं हो गई है, उनकी सत्ता के समान नहीं हो गई और न उससे कमतर हुई है।
तो ये एक मुझे लगता है कि ये एक बात है जिसका असर भी इस चुनाव में वो भी दिखाई देगा। जी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में तीन बड़े सवाल हैं कि इस हत्याकांड को किसने अंजाम दिया, अनंत सिंह, सूरजभान, या फिर जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं जो धानुक समुदाय से आते हैं, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा या फिर कास्ट पोलराइजेशन के कारण इस हत्या को अंजाम दिया गया। और किस तरह से नीतीश कुमार की सरकार और बिहार की पुलिस इस हत्याकांड के बाद आरोपियों को अंतिम अंजाम तक कितनी त्वरित गति से पहुंचा पाती है, क्योंकि ये आने वाले दिनों में सवाल गूंजेंगे। नीतीश कुमार की जो सरकार की इमेज रही है क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर, जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की उनकी नीति रही है, उनकी उस जीरो टॉलरेंस की नीति पर सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। और साथ ही जो सुशासन बाबू की इमेज जो उन्होंने कल्टीवेट की इतने सालों में, उस पर भी कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ दिख रहा है। तो इन खबरों पे हमारी नजर रहेगी, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉगस के साथ। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही।